नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम बातचीत करेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर और साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी। और ऐसे ही टॉपिक्स में ना केवल घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उस तरह के कई सारे एस्पेक्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सब पर अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना मैसेज भेज के, हमसे बातचीत करके, अपना पोर्टफोलियो भेज के आप सीधे सीधे एक्सपर्ट्स की राय उसके ऊपर ले सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रेडेंस फैमिली ऑफिस के एमडी कीर्तन शाह सर मौजूद हैं। कीर्तन से हम बातचीत करेंगे आज विदेशी निवेश को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे विदेशी बाजार के शेयरों में एक अच्छी खरीदारी है, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जा रहा है उन्हीं शेयरों में निवेश को लेकर। तो कीर्तन, पहली चीज़ तो पहले नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। भारतीय बाज़ारों को लेकर पॉसिबिलिटीज़ तो दिखती ही हैं, लेकिन बहुत लोगों को विदेशी बाज़ारों में भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। कई नोन स्टॉक्स तो हम जानते ही हैं, जिसमें आते हैं टेस्ला के स्टॉक या एनवीडिया का स्टॉक या गूगल का स्टॉक, और जिस तरह की हेडलाइन नंबर होती है इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ता है रिटेल का। सो ऐसी सिचुएशंस को देख के आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए? कितना निवेश सही है पहले तो बाहर करना निवेश, दूसरा कैसे निवेश करना चाहिए, किन की एलिजिबिलिटी है वहाँ निवेश करने को लेकर? सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप 10% तक अपना पैसा ग्लोबल इन्वेस्टिंग में रखें तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक इक्विटी में तो आप शायद लार्ज मिड स्मॉल इन 3 तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, पर बहुत सारी ऐसी थीम्स है ग्लोबल मार्केट्स में जो लार्जली इंडिया में खेलना उतना इजी नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपको टेक खेलना है तो लार्जली इंडिया में सर्विसेज कंपनीज आप खेल पाएंगे, पर आपको एआई जैसी या थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस टेक से रिलेटेड थीम्स प्ले करनी है तो उसके लिए आपको शायद यूएस में पैसा निवेश करना पड़ेगा। ईवी में भी लार्जली यहाँ पर हम जो थीम खेल रहे हैं वो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, पर अगर आप देखिए बैटरी और ये सब मैन्युफैक्चरिंग चाइना में 60% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% आप अपने पोर्टफोलियो का पैसा डेफिनेटली ग्लोबल फंड्स में, ग्लोबल स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपको एक हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा पोर्टफोलियो में, कोरिलेशन आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा बेटर हो जाएगा दूसरे एसेट से, और इंपॉर्टेंटली आप वो थीम्स खेल पाएंगे जो शायद इंडिया मार्केट में उतना प्रेवलेंट नहीं है। देखिए, 2 तरीके से आप यहाँ पर पैसा निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो या आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा निवेश कर सकते हैं। पर जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स खेलते हैं तो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉपुलर नेम्स के अलावा, जैसे आपने कुछ नाम लिए, उन नामों को छोड़कर हमें शायद और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कौन से स्टॉक्स पर हमें पैसा लगाना चाहिए। और क्योंकि वो हमारा होम मार्केट नहीं है, शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग वहाँ के स्टॉक्स और वहाँ की कंपनियों को लेकर उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी इंडियन कंपनीज को लेकर होगी। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है। एंड ओवर एंड अबव दैट आप 7 लाख के ऊपर अगर पैसा निवेश करते हैं तो उसमें टीसीएस भी लग जाता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए और बहुत प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। पर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, सुमित जी। तो कीर्तन, क्या कोई लिमिट भी असाइंड है कि अगर मैं विदेशी बाज़ारों में निवेश करना चाहता हूँ किसी डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर के ज़रिए, तो क्या कोई लिमिट असाइंड है कि इतनी ही लिमिट का मैं निवेश कर सकता हूँ? दूसरा, हाल फिलहाल में हमने कुछ ऐसा भी सुना था कि कई फंड ने एसआईपीज़ रोक दी थी विदेशी निवेश को लेकर, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा एक्सपोजर वो ऑलरेडी ले चुके थे। उसको अगर आप ठीक से समझा पाए, वो किस तरह से काम करता है? आई थिंक मैं आपका दूसरा वाला क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ। देखिए, आरबीआई टिपिकली नहीं चाहता कि आप और मैं डॉलर्स बाहर भेजें, पर जैसे ही हम ग्लोबल स्टॉक्स की बाइंग करते हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये डॉलर बाहर जा रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व्स पर इम्पैक्ट हो सकता है और बहुत सारी लोकल मैक्रो पॉलिसीज पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने एक लिमिट सेट की थी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टुगेदर तकरीबन $7 बिलियन तक बाहर निवेश कर सकती है और ईटीएफ्स पे
और $1 बिलियन की लिमिट थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन 2022 में ये लिमिट हिट हो चुकी थी। उसके बाद आरबीआई ने नया पैसा ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को रोक लगा रखी है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें रिडम्पशंस हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और लिमिट्स अवेलेबल है, पर लार्जली मोटा मोटा आप अगर ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड्स को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नया पैसा ग्लोबल मार्केट्स में लगाने के लिए इस आरबीआई की लिमिट की वजह से। आरबीआई ये लिमिट कब खोलेगा इसका तो अंदाजा नहीं है, पर आरबीआई इस लिमिट पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप लिमिट 2 साल से आपने बंद कर रखी है, तो आप जरा सा ओपन कीजिए। पर आरबीआई सॉफ्ट होता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स पे इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। ओके, तो जो कीर्तन भारतीय बाजार में या अब तक जो निवेशक हैं उनके लिए प्रचलित स्टॉक्स आमतौर पर रहते हैं यूएस मार्केट के। सबको ये दिखता है कि नैस्डैक के स्टॉक्स या डाउ के स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हो, लेकिन क्या कोई और मार्केट भी इधर डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड के हम यहाँ पर निवेश कर सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड अलग अलग देश के अलग अलग स्टॉक्स को भी ट्रैक करते हैं? सुमित जी, एक्चुअली ये इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। आप डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप अलग अलग एसेट्स में अलग अलग कंट्रीज में निवेश कर सकते हैं। जैसे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो, आप फिक्स्ड इनकम में निवेश कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस क्योंकि पॉपुलर है, आप और हम जनरली यूएस की बातें करते हैं, पर यूएस के अलावा जापान है, चाइना है, ताइवान है, यूरोप है। इन मार्केट्स में काफी पैसा लगता है इंडिया के द्वारा। तो जब भी आप फॉरेन में निवेश करने की बात कर रहे हैं, आप इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट और यूएस के अलावा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज है जहां पैसा लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आज हमें पता है कि यील्ड्स ग्लोबली बड़ी एलिवेटेड है, राइट? तकरीबन 4.5-5% के आजू बाजू यूएस ट्रेजरीज ट्रेड कर रही है। तो आज अगर मुझे फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना है, तो मैं यूएस ट्रेजरी वाले बॉन्ड्स में पैसा लगा दूंगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ना सिर्फ मुझे 4.5-5% यील्ड मिलेगी, मैं अगर थोड़े लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहूंगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। ओके, और एक और चीज कीर्तन, क्या टैक्स इम्प्लीकेशन में भी कोई अंतर हम मान के चलें इनका? अगर म्यूचुअल फंड ट्रीटमेंट के हिसाब से देखें तो क्या कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन में भी कुछ बदलाव होता है इनके? नहीं, एक्चुअली आप किसी भी रूट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, आपको टैक्स सिमिलर लगता है। जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट में टैक्स लगेगा, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। तो कुछ रिलेटेड बातें जो कि अगर आप विदेशी बाज़ारों में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे निवेश कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होंगे, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, किन किन असेट क्लास में आप निवेश कर सकते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की कीर्तन से। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर हम आगे बहुत ही बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआती जानकारी आपके लिए रहेगी। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं, नितिन चंदवानी साहब मौजूद हैं जोधपुर से बातचीत करने के लिए। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी है। मेरे कुछ गोल्स है लॉन्ग टर्म, 2 बच्चों की एजुकेशन है, शादी के लिए, एंड देन मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। ये जो गोल्स हैं 25-25 लाख का, दैट इज विदाउट इन्फ्लेशन। तो मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए था कि अगर मैं 5% हर महीने हर साल स्टेप अप करूं तो मैं एक गोल रिटर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो पहले आप 15 साल में 25 लाख रुपए चाह रहे हैं पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए, 20 साल में दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए चाह रहे हैं, 22 साल में पहले बच्चे की पढ़ाई 22 साल में पहले बच्चे की शादी के लिए 25 लाख रुपए चाह रहे हैं, और 26 साल में दूसरे बच्चे की शादी के लिए 25 लाख रुपए चाह रहे हैं, और फिर 2050 तक रिटायरमेंट की स्थितियाँ जो बनेंगी उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं, राइट? हाँ। ओके, और ये सारी पूंजी आपने नॉन इन्फ्लेशन के हिसाब से, यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए बिना रखा है, तो एडजस्ट करके इसके हिसाब से अलग पूंजी आपको बतानी होगी। हाँ। ओके, कीर्तन, इन्होंने अर्ली एज में शुरू किया, पहली अच्छी चीज़ तो यही है। 31 की इनकी उम्र है, 12,000 रुपये के आसपास की SIP चल रही है, 3 लाख का कॉर्पस है। इनके लिए समय इनके फेवर में, इन्होंने पहले 2025 तक का समय 2050 तक का समय रखा हुआ है। सो लेकिन गोल्स भी बहुत सारे रखे हैं, तो आप कैसे सजेस्ट करोगे चीज़ें इन्हें?
आई थिंक सुमित जी, दूसरी अच्छी चीज है कि नितिन जी समझते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट पे ही बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो नितिन जी, आपके जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको 25 लाख रुपए 2039 में चाहिए, वो 25 लाख रुपए का एक्चुअल वैल्यू 6% इन्फ्लेशन पे 60 लाख हो जाएगा। यानी आपको 2039 में 60 लाख रुपया चाहिए, ना कि 25 लाख रुपए। और वही 2044 में 80 लाख रुपया हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। यानी आपको 25-25 ना रोक कर आपको 60 और 80 लाख के लिए प्रिपेयर करना है एजुकेशन प्लानिंग के लिए। इन दोनों के लिए आपको रिस्पेक्टिवली 12,000 और 8,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। यहाँ स्टेप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेप अप पे आऊंगा। अभी मैरिज गोल्स पे जो आपको 25-25 हजार चाहिए, 25-25 लाख चाहिए थे, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़कर 90 लाख और 1.2 करोड़ हो जाएंगे। उसके लिए आपको 7.5 और 5.5 थाउजेंड की एसआईपी करनी पड़ेगी। और आपके रिटायरमेंट के लिए आपने कहा था आपको साल का 6 लाख रुपया चाहिए। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वो 27 लाख रुपया हो जाएगा साल का। इसके लिए आपको तकरीबन 20,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो अगर आप टोटल करें इन पांचों गोल्स को मिलाकर इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आपको तकरीबन 53.5 थाउजेंड रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी। आज आप 12,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में और 15,000 रुपए एनपीएस में रोक रहे हर महीना, तो आप 27,000 कर रहे। एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसे 21,000 प्लस 15,000 एनपीएस में उस कॉम्बिनेशन से कीजिए, और हर साल 5% की जगह पे 10% स्टेप अप करेंगे, तो आपके सब गोल्स मीट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं, जो आपने खुद सोचा भी है, और आप साइमल्टेनियसली जो आपको कीर्तन ने एक रणनीति बताई है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो शायद अकॉर्डिंगली आपके गोल्स जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति को बनाकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं सुरेश जी से, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्ते सुमित सर। नमस्कार सुरेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा आपको जी। उसमें अभी करंटली मैं 35,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। एडिशनल 5,000 की एसआईपी करनी है। मोस्टली लार्ज कैप में करना चाहता हूँ। ठीक है। और मेरा बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में पर ईयर में 1.5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। और मुझे और एक सवाल है सर मेरा जी। कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त उसका यूएम कितना इंपॉर्टेंट होता है? बोले तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूएम वाला सेलेक्ट करना चाहिए या स्मॉल अमाउंट वाला यूएम सेलेक्ट करना चाहिए? चलिए, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है सुरेश जी। तो पहले मैं इसका एक सवाल का जवाब लेता हूँ, फिर आपके पोर्टफोलियो पे आता हूँ। कीर्तन, कार चलाना, बाइक चलाना और ट्रक चलाना, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि जितने बड़े बड़े एयूएम होंगे उतना ही उसे चलाना मुश्किल होता है, उतना ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें डिप्लॉयमेंट बढ़ जाता है। सो आप कैसे देख रहे हो कि एयूएम का साइज़ जितना बड़ा होगा वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कम होगा ज़्यादा अच्छा है, या मीडियम होना ज़्यादा अच्छा है? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और थैंक्स कि ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स में लार्ज कैप में तो सुमित जी बड़ा डेप्थ है। यानी आप शायद 50,000 करोड़ से ज्यादा का भी फंड कोई भी होगा तो लार्ज कैप में इजीली डिप्लॉय कर सकता है किसी भी इम्पैक्ट कॉस्ट के बगैर। तो लार्ज कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि एयूएम में शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप की बातें करते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एयूएम पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है जितना पैसा मिड और स्मॉल में आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करें, आप एयूएम को इग्नोर कर सकते हैं, पर जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ऐसे फंड में आपको निवेश करना चाहिए जिन फंड्स में बहुत ज्यादा एयूएम नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा, निपॉन का स्मॉल कैप फंड तकरीबन 50,000 करोड़ का फंड है। अब आप अगर उस फंड को देखें तो उतना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में एलोकेट करना बहुत मुश्किल है, और अगर एलोकेट आप कर भी दे तो रिडम्पशंस की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकता है। इसीलिए फंड क्या करेगा कि 35% तक फंड को लीवे है कि वो लार्ज और मिड में भी डाल सकते हैं स्मॉल कैप फंड में। तो जैसे ही आपके एयूएम्स बढ़ते जाएंगे मिड और स्मॉल में, तो वो मिड और स्मॉल के अलावा उन एलोकेशंस को करने लगेंगे, क्योंकि फंड में अदरवाइज डिप्लॉय करना और इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड पूरा आपका 100% स्मॉल कैप में लगाएगा, ऐसा शायद नहीं होगा। तो मिड और स्मॉल में
थोड़े से मीडियम और कम एयूएम वाले फंड्स पे फोकस कीजिए। तो सुरेश जी, पहली चीज़ जो आपको कीर्तन समझा भी रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आराम से इतनी बड़ी पूंजी को लगा सकते हैं कि मार्केट कैप बड़ा है तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ छोटी मार्केट कैप है वहाँ अगर एयूएम बड़ा है और वहाँ निवेश आता है तो एक बार कोई डिप्लॉयमेंट में दिक्कत आती है पैसा निकालने, और इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिडम्पशन भी हुआ था हाल फिलहाल में, जो सेबी ने एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पैसा निकालने में भी समय लगेगा। इसीलिए आप वहाँ पर जो एयूएम है उसको ज़रूर तवज्जो दीजिए, लेकिन अदरवाइज आप अपने एयूएम पे लार्ज कैप में इतना ज़्यादा शायद उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कीर्तन, ये तो रहा इनका पहला सवाल। अब दूसरे सवाल जो इनके एग्जिस्टिंग ऐसे निवेश है उसके ऊपर आते हैं। इनका पोर्टफोलियो है ये 40,000 की एसआईपी, इन्होंने नया निवेश 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो 35,000 की ऑलरेडी है और अब 40,000 कर रहे हैं उसको। 30 लाख का पोर्टफोलियो है, 15 साल में 3.5 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में ये अलग से डालते हैं। सो इन सब चीज़ों को देख के पोर्टफोलियो में क्या करें, अब क्या किस तरह के बदलाव की ज़रूरत लग रही है आपको? आई थिंक उनके गोल्स को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो 3.5 करोड़ की पूंजी चाहते हैं वो अचीवेबल है। अगर मैं 12% का भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूं इन्वेस्टमेंट्स पर, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 30 लाख रुपए और 40,000 हर महीना दूसरा डालने वाले, उनके 3.5 करोड़ रुपए बन जाने चाहिए। और वो जो 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में डाल रहे हैं वो सब बोनस है। उनके फंड में दो छोटे से चेंज करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है उनके जो 6 फंड्स हैं उनमें से अगर वो एचडीएफसी बैलेंस और एबीएसएल प्रू इक्विटी से निकल जाए और बाकी के 4 फंड्स में इक्वली पैसों को डिवाइड कर दे, तो उनका पोर्टफोलियो और ज्यादा बैलेंस्ड होगा। क्योंकि अगर उनके पास इतना ज्यादा समय है तो हाइब्रिड फंड्स में एसआईपी करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं जाने देना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है एज अ रिटेल इन्वेस्टर शायद आप सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में पैसा निवेश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बड़े सिक्लिकल फंड्स हैं, सिक्लिकल होते हैं सेक्टर्स, और आपको अगर इन्हें गो थ्रू करना या झेलना नहीं आएगा तो शायद आप बिहेवियरली इन फंड्स में नहीं टिक पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों फंड से अगर आप एग्जिट कर ले और बाकी 4 फंड्स में पूरा पैसा इक्वली डिवाइड कर दे, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस्ड होगा। तो आपको रणनीति बताई गई है सुरेश सर, और बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के सवाल हमसे पूछने का, और अच्छे से आप ट्रैक कर रहे हैं मार्केट्स को और म्यूचुअल फंड्स को, ये भी देखे काफ़ी बेहतर लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, जयपुर चलेंगे, वहाँ पे हर्ष सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक की उस तरफ। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं आज कीर्तन सर से और चर्चा कर रहे हैं विदेशी बाजारों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसे आपका निवेश होना चाहिए, किन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं और किस तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। अगले दर्शक का जो सवाल हमारे पास आया है वो है हर्ष जी का। इन्होंने जयपुर से सवाल भेजा है। 23 साल इनकी उम्र है और करीब करीब 30,000 रुपये के आसपास के ये निवेश करना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स या शेयर कहाँ निवेश करें? 30 से 40 सालों में ये 5 करोड़ का एक लक्ष्य रखना चाह रहे हैं। अभी एक फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी है, निपॉन म्यूचुअल फंड में इनकी एसआईपी है। कीर्तन सर, अब 2 तरह की बातें खड़ी हो गई सामने कि शेयर में या म्यूचुअल फंड में, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर आता है मानसिकता का, वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन का। क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में आपका डिसिप्लिन बरकरार रहता है एसआईपी के वे में, लेकिन शेयरों के केस में बाजार के भाव को देख के भावनाएं बदल जाती हैं तुरंत। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें, कैसे निवेश करना चाहिए और कैसे गोल को हासिल करेंगे ये? हर्ष, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि काफी यंग हो, शायद इन्वेस्टमेंट में आप बहुत समय से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो एज अ न्यू इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए देन ट्राइंग टू पिक डायरेक्ट स्टॉक्स। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में आप क्यों, कौन से स्टॉक्स में बेट ले रहे और कितने समय तक ले रहे और स्पेशली कब बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा एक प्रोफेशनल जॉब है। आपको वो सेम सर्विसेज म्यूचुअल फंड्स दे सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। आपने एक लक्ष्य रखा है कि आपको तकरीबन 30 से 40 सालों में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है।
आप अगर 10,000 रुपए की जो आज एसआईपी कर रहे हैं, सिर्फ उसी एसआईपी को कंटिन्यू करें 35 सालों के लिए, तो 12% पे आपका 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पर आपसे सजेशन ये है कि जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है और आपकी इनकम बढ़ रही है, प्लीज आप अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, क्योंकि आज आपको शायद 5 करोड़ का लक्ष्य अच्छा लग रहा है। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 करोड़ थोड़ा सा कम लगने लगेगा। तो गलती मत कीजिएगा, जैसे ही सैलरी बढ़े आप अपनी एसआईपी को जरूर बढ़ाइए। तो हर्ष जी, पहली चीज़, अगर आप नया निवेश शुरू कर रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस हमेशा म्यूचुअल फंड ही रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप बाज़ार समझना शुरू करेंगे और फिर आप विस्तार करिएगा। और जो आपको कीर्तन बता भी रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़े, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाते रहिए, आपका गोल इजीली अचीवेबल है। लेकिन शेयर बाज़ार में क्योंकि जोखिम ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से चीज़ों में फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। आगे भी हम कीर्तन से बातचीत करेंगे, लेकिन कीर्तन, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड? सुमित जी, मुझे लार्ज कैप में आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर है, मिड में क्वांट मिड और स्मॉल में एडलवाइज स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स पसंद है। तो कीर्तन की तरफ से टॉप 4 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का मिड कैप फंड और ईडलवाइज का स्मॉल कैप फंड। इन 4 फंड्स के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जो कीर्तन आपको रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी तरह के कैसे विदेशी बाजारों में निवेश करें, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए, और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।